5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो हम देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50 कोई भी संख्या है, यदि वो शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सभी अभाज्य गुणनखंडों में क्या प्राप्त हो रहा है? 5। सभी अभाज्य गुणनखंडों में 5 की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यानी बहुत आसान काम है कि ये 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं, इसका पता हम इस संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यदि उसमें 5 होगा तो फिर वो संख्या 5 से विभाजित है। 5 यदि है उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में और 2 तो है, तो 2 और 5 यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में होते हैं तो वो संख्या निश्चित रूप से शून्य पर समाप्त होगी। तो 5 तो हमने देख लिया, अब हम 2 देख लेते हैं। ये देखिए 2, यानी ये शर्त बिल्कुल निश्चित है कि किसी भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 यदि हैं तो संख्या शून्य पर ही समाप्त होगी। तो हम देखिए उतार लें 6 की घात n। 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं? 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6 3 एकम 3, यानी 2 गुणा 3 पूरे की घात n। चूंकि यहां लिख देंगे चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 6 की घात n में संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों की उपस्थिति एक साथ नहीं है। दोनों नहीं आए हैं, केवल अकेला 2 आया है, एक साथ नहीं है। अतः संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य पर समाप्त यदि करना है होती तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होता। अब हम ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो क्यों है तो देखिए हल। हम सबसे पहले पहली संख्या ले लेते हैं, संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। अब इस संख्या में हमें यह देखना है कि 2 पद हैं, ये पहला पद ये दूसरा पद, बीच में धन का निशान है। तो यदि धन के निशान से ये दोनों संख्याओं में हमने कोई संख्या ऐसी दिख रही है क्या जो बाहर निकल सकती है? क्या है? हाँ 13 है। इन दोनों संख्याओं में 13 हम कॉमन ले सकते हैं। 7 गुणा 11 बचेगा यहां पर, यहां धन, यहां से 13 निकल गया तो 1 बचा। बस यही रोक देंगे, सवाल को यही रोक देंगे, चूंकि ये 13 के गुणनखंड हो गए, 13 के बाद गुणा में है। या फिर हम कर सकते हैं कि ये संख्या 13 से विभाजित है पूरी संख्या। तो भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि संख्या 13 से विभाजित है। जबकि अभाज्य संख्या क्या खासियत होती है कि अभाज्य संख्याएं किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। अतः संख्या 13 से विभाजित है। यहां लिख देंगे संख्या का एक गुणनखंड 13 है, संख्या का एक गुणनखंड 13 है, अतः संख्या 13 से विभाजित है, अर्थात भाज्य है। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं। पुनः संख्या क्या हो गई हमारे पास संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5।
इसमें भी इसी तरह का है कि 5 इस पद में भी है, 5 इस पद में भी है। तो हम क्या कर लें, 5 को बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और अंदर यहां से जब 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो इस संख्या का भी एक गुणनखंड कौन है, उक्त संख्या का एक गुणनखंड कौन है, 5 है। अतः संख्या 5 से विभाजित है, और यदि 5 से विभाजित हो गई तो यह संख्या क्या है, भाज्य है, अर्थात भाज्य है। तो अपरिमेय संख्याओं में हमें यह पता करना है कि वास्तव में करणी 2, करणी 3, करणी 5 ये अपरिमेय संख्याएं ही क्यों हैं। तो अब हमें सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो आइए हम उदाहरण प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न पहला, प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक पहला है, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो करणी 5 अपरिमेय संख्या हमें पता तो है, लेकिन हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना, हल में माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए मैंने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तो भैया परिमेय संख्या यदि है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये बात भी है कि यदि संख्या परिमेय है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकेंगे। तो हम लिख दें, तो हो सकता है कि ये परिमेय संख्या जो p/q है, इसमें और कोई गुणनखंड होंगे जो कट रहे होंगे। मान लो कि p 20 है और q 25 है, तो बोले सर अभी ये सरलतम रूप में नहीं है, तो सरलतम रूप में लिखते हैं यदि हम, तो ये 4 और ये 5 से कट गया। तो इस तरह से हम इसे जब सरलतम रूप में लिख दें, तो सरलतम रूप में हम इसे मान लें कि सरलतम रूप में हम क्या मान लें इसे, कि करणी 5 बराबर a/b। काट छाट करने के बाद, जैसे 20/25 को हमने काटा तो 4/5 हुआ, वैसे ही हो सकता है कि p/q को हमने काटा तो a/b प्राप्त हुआ। जहां a एवं b अब नहीं कट सकते, अब और अधिक नहीं काटा जा सकता, तो वो कैसी संख्याएं हैं, a एवं b सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि अभी हमने काटा था a और 20/25 को, 20/25 को सरलतम रूप में काटा तो 4/5 हुआ। तो बोले सर 4 तो भाज्य संख्या है, 5 भले ही अभाज्य है पर 4 तो भाज्य है। लेकिन सह अभाज्य का मतलब यह होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो। तो वास्तव में 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक क्या है, 1 है, अर्थात ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें यही लेना है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने b का पक्षांतर कर दिया, तो करणी 5 b बराबर a ऐसा हो गया। या हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हो जाएगा करणी 5 का वर्ग 5 और b का वर्ग b वर्ग बराबर a वर्ग। तो यदि किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अब देखिए हमने ये देखा कि a वर्ग बराबर 5b, a वर्ग बराबर 5b, अर्थात a वर्ग 5 से विभाजित है। कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। हम मान लो हमारे पास a वर्ग यानी कि मान लो कि 16 है या 9 है, 9 है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 गुणा 3, तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 जो है वास्तव में किससे विभाजित है, 3 से। उसी तरह से हमें पता चला कि a वर्ग के अभाज्य गुणनखंड यहाँ कौन कौन से दिए हुए हैं हमारे पास। देखो a वर्ग के गुणनखंड, a वर्ग के गुणनखंड ये हो गए, a वर्ग बराबर 5 गुणा b, है ना। तो
तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि ए वर्ग के गुणनखंड में 5 शामिल है, इसका मतलब ए वर्ग 5 से विभाजित है। तो हम प्रमेय हमने पढ़ा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग ए से किसी संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से विभाजित होगा। अतः ए भी 5 से विभाजित होगा। अब चूंकि ए वर्ग 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। जबकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ए और बी को हमने सहअभाज्य संख्या मान लिया है, लेकिन यदि इनमें कोई भी ऐसा अंक हो जो कॉमन हो तो हमारा माना गया तथ्य गलत हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ए भी 5 से विभाजित है। ऐसे यदि हम बी को 5 से विभाजित साबित कर सकें तो हमारा माना गया तथ्य गलत हो जाएगा। तो क्या करें, ए जब 5 से विभाजित है तो क्या मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं 5 गुणा के? हाँ, क्योंकि 5 से विभाजित है, इसका मतलब ए के गुणनखंड में 5 शामिल है और बाकी के गुणनखंड कुछ भी हो हम उसको के मान लिए, बाकी के गुणनखंड जो भी हो। तो पुनः वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए वर्ग बराबर 5 का वर्ग हो गया 25 और के का वर्ग के वर्ग 25 के वर्ग, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास ये था समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 दोनों में ए वर्ग है, तो लिख दें ए वर्ग के मान को समीकरण 1 में रखने पर ए वर्ग के मान को हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ए वर्ग का मान क्या है, समीकरण 1 क्या है, 5 बी वर्ग बराबर ए वर्ग। ए वर्ग ये देखिए 5 बी वर्ग बराबर ए वर्ग जो है, तो ए वर्ग के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 25 के वर्ग। ए वर्ग का मान क्या है 25 के वर्ग, तो ये हमने रख दिया। अब हमारे पास ये देखिए ये 5 जब उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, बी वर्ग बराबर 25/5 के वर्ग, यानी 5 के वर्ग आ गया। बी वर्ग बराबर 5 के वर्ग, तो ये क्या बी वर्ग 5 से विभाजित है, क्योंकि बी वर्ग के गुणनखंड भी करके देख लीजिए 5 गुणा के, तो क्या हुआ बी वर्ग के गुणनखंड में 5 है, इसका मतलब बी वर्ग भी 5 से विभाजित है, तो बी वर्ग 5 से विभाजित है, अर्थात अब उसका वर्ग यदि 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है। तो ये दोनों, ये क्या बात हुई, ए भी 5 से विभाजित हो गया और बी भी 5 से विभाजित हो गया। तो अब हमारे पास एक बात है कि जब ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो गए तो कहां का ए और बी सहअभाज्य संख्या तो नहीं रही अब, है ना, अर्थात ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और सहअभाज्य नहीं है मतलब हमने जो उन्हें परिमेय मानने की गलती की थी वो गलत है, वो परिमेय संख्याएं नहीं है, तो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारा माना गया तथ्य गलत है, गलत है। कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है, अर्थात कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे ही हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर जैसे 2 में आते हैं, तो सवाल नंबर 2 देखते हैं। उसमें भी इसी प्रकार करनी वाली संख्याएं हैं, हम सारे सवालों को इसी तरह से हल कर पाएंगे, इसी मेथड से हल कर पाएंगे। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरे सवाल में 3 धन 2 करनी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए 3 धन 2 करनी 5 अपरिमेय सिद्ध करना है तो आसान है, माना, फिर से माना 3 धन 2 करनी 5 परिमेय संख्या है, ये मान लिया, ये मान लिया। तो परिमेय संख्या है तो फिर से हम इसे क्या लिख सकते हैं,
सहअभाज्य संख्याओं के रूप में डायरेक्ट लिख दें, फिर से हम लिख देंगे अर्थात 3 धन 2 करणी 5 बराबर a बटे b, जहां यहां लिख दें a एवं b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं या सहअभाज्य हैं, ये लिख दिया। अब जैसे ही हमने इसे ऐसा लिखा तो ये 3 का पक्षांतर उस तरफ हो जाएगा, तो 2 करणी 5 बराबर a बटे b ऋण 3, या यूं कहो कि करणी 5 बराबर ये b यहां चला जाएगा, a ऋण, ये देखिए इसके बटे कुछ नहीं, b और 1 का एलसीएम हुआ b, तो b का गुणा 3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b। अब हमें ये पता चला कि, और ये जो 2 था यहां पर, 2 का भी हम पक्षांतर कर देंगे, करणी 5 बराबर a ऋण 3b बटे 2b। क्या पता चला? तो हम ये लिख देंगे चूंकि a एवं b परिमेय और पूर्णांक है, क्या है a एवं b पूर्णांक है, हमने माना है कि सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक हैं, क्योंकि a एवं b पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं कि तब a ऋण 3b बटे 2b परिमेय संख्या है। तब दायां पक्ष यहां लिख देंगे, तब दायां पक्ष a ऋण 3b बटे 2b परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि करणी 5 अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारा माना गया तथ्य असत्य है। असत्य है तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार है। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, तो उसमें पहले सवाल 1/√2, तो √2 में अपरिमेय है, इसलिए पूरी संख्या अपरिमेय। 7 करणी 5 में भी करणी 5 अपरिमेय है, और 6 धन करणी 2 में करणी 2 अपरिमेय है। अब आते हैं हम प्रश्नावली 1.4 में। तो प्रश्नावली 1.4 में देखिए, प्रश्नावली 1.4 में हम पढ़ते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, दोनों में से एक। तो हमें पहचानना है, बहुत ही आसान है, कि किसी भी दशमलव प्रसार के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि हर में जो घातें हैं वो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होनी चाहिए, अर्थात केवल 2 या 5 ही हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो या 5 और 2 दोनों हो गुणनखंडों में, हर के गुणनखंडों में, तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन इससे पहले एक शर्त और है कि हमें a बटे b जो हम निकालेंगे, सबसे पहले वो दोनों अंश और हर सहअभाज्य होना जरूरी है, अर्थात सरलतम रूप में कटे हुए होना चाहिए, तब हम ये जांच करें कि घात 2 और 5 हैं या नहीं है। पहले हम उन्हें सरलतम रूप में बदलें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 13 बटे 3125। तो हम इसे सबसे पहले 13 तो अभाज्य संख्या ही है, तो 13 से काटने का प्रयास करेंगे, तो 13 एकम 13, तो यहां भी हुआ 13 दूनी 26, तो 13 दूनी हुआ 26, बचा कितना 5, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। ये देखिए, तो 52 के बाद फिर अब ये नहीं कट पा रहा है। अब ये यदि नहीं कट पा रहा है तो हमें और प्रक्रिया इसमें देखना है कि कुछ हो सकता है। 3125 जो है, 13 बटे 3125 जो संख्या है हमारी, उसका दशमलव प्रसार अब हमें पता करना है। तो और कोई संख्या है क्या जिससे वो कट सकता है? नहीं, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो यह दशमलव प्रसार अन्वशानी आवर्ती होगा।
अनवशानी आवर्ती या अशांत आवर्ती भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं 17/8 को सीधे हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3, 2 की घात 3 के रूप में आ गया, मतलब यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 से तो ये कटने से रहा, कट नहीं रहा है, इसे सरलतम रूप में लिखने के बाद भी यह आपस में नहीं कट रहा है, तो यह दशमलव प्रसार कैसा है, अनवशानी आवर्ती है यह भी। तो यह देखिए 1600 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या होगा, पहले हम और काटने का प्रयास करते हैं, इसे काटने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा, 5 दिया 15, तो 5 दिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0, 3/320 आया। अब हम 3/320 को और सरल रूपों में यदि काटना चाहें क्या हो जाएगा, 2 सबसे पहले 2 हिस्से कर देंगे तो 2 गुणा 160 हुआ, 160 के फिर 2 हिस्से तो 2 गुणा 80 हुआ, फिर 80 के 2 हिस्से 2 गुणा 40 हुआ, फिर 2 गुणा 20 हुआ, 2 गुणा 10 हुआ, 2 गुणा 5 हुआ। इस तरह से हम इसे लिख देंगे। चूंकि 2 और 5 ही उपलब्ध है अतः यह दशमलव प्रसार भी क्या है, शांत है। इसी प्रकार यहाँ पर 29 अभाज्य संख्या है और 343 उससे कटना नहीं है, तो 343 वास्तव में क्या है, 343 7 गुणा 7 गुणा 7 है, अतः हम इसे लिख सकते हैं 29/7 की घात 3, जबकि 7 की घात के रूप में है, इसलिए यह भी क्या है, अशांत अनवशानी, अशांत या अनवशानी अशांत आवर्ती लिख सकते हैं आप, अशांत आवर्ती है दशमलव प्रसार। यहां भी अब हम देख लेते हैं 2 की घात 3 और 5 की घात 2 के रूप में है, मतलब ये कैसा प्रसार है, यह प्रसार शांत है। यहां भी देख लीजिए, अब ये 7 की घात 5 है, 7 की घात 5 तो 129 से कटना नहीं है, तो हम इसे सीधे लिख देंगे, यह भी दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है या अनवशानी आवर्ती है, अशांत आवर्ती। फिर यहां 6 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 के रूप में है, 5 है हर में, अतः यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसी प्रकार ये 30 से 0 कट गया तो बचा कितना, 3/5 बचा, ये भी 5 के रूप में है, ये भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब यहां 10वें सवाल में देखेंगे, 11 से नीचे हर तो कटना नहीं है, 11 से 7 से जरूर कटेगा, 7 11 77 और इसको हम लिख सकते 7 21, तो 30 आया, 11/30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15 दूनी 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो वास्तव में ये 3 आज आ गया है, इसलिए यह भी दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न में इसी के बारे में पूछा गया है कि दशमलव प्रसार में हमें बताना है, प्रश्न नंबर 2 जो है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसारों को हम लिख सकते हैं शांत, इसका दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं, मतलब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना। जितने भी दशमलव प्रसार शांत हैं उनमें हर का अंश में भाग देना है, वह निश्चित दूरी तक चलने के बाद दशमलव प्रसार रुक जाएगा क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो अब लेते हैं हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अब परिमेय अपरिमेय दोनों का मेल वास्तविक संख्या है, इसलिए अब हमें कुछ यहाँ परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए हम क्या कह सकते हैं पता चलेगा। पहला सवाल हमारे पास है 43.12345678 3 4 5 6 7 8 9, बढ़िया सुविधा के लिए अच्छा अंक दे दिए हैं उदाहरण में। तो देखिए अब हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, बहुत ही आसान प्रक्रिया है चूंकि यह दशमलव प्रसार शांत है। कैसे पता चला, इधर आगे तक यदि और भी बढ़ते ही जाता तो हम उससे बोलते कि दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन यह दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें आसान रूप से, चूंकि ये परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो 43
ये 43 लिख दिया, दशमलव हटा के पूरी संख्या लिख दूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद दशमलव जहां पर है उसके स्थान पर मैं लिखूंगा 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य मैंने लगा दिया। 9 संख्याएं हैं तो मैंने कितने शून्य लगा दिया? 9 शून्य लगा दिया। अब हम इसे और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसे मैं लिख सकता हूं कि 10 की घात कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। यह पूरी संख्या में 10 की घात कितनी हो जाएगी? 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। यह हो गया 10 की घात 9। इसे हम लिख सकते हैं कि फिर से, और 10 की घात 9 मतलब 2 गुणा 5 पूरे की घात 9। तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या है जिसमें हर 2 या 5 2 एवं 5 की घातों के रूप में है। ये यानी शांत दशमलव, परिमेय जो शांत दशमलव निरूपण है। दशमलव निरूपण कैसा है इसका? दशमलव निरूपण शांत है। तो ये चूंकि शांत दशमलव निरूपण है इसीलिए इसके हर की खासियत क्या है? हर केवल 2 और 5 के रूप का ही है। यदि नजर नहीं आ रहा होगा तो हम यहां भी लिख सकते हैं कि हर 2 एवं 5 की घातों के रूप का ही है। यही हमें बताना था घातों के बारे में कि हर कैसा है। अब हमें दूसरा वाला प्रश्न ले लेते हैं हम इसी का। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए थोड़ा सा हम इधर पीछे आ जाते हैं और प्रश्न नंबर दूसरा इसका क्या है? 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 इस तरह से बढ़ते ही जाएगा। अब हमारे पास इस तरह से बढ़ते ही जा रहा है तो हमें ही पता चल गया कि यहाँ पर 1 शून्य, फिर 2 शून्य, फिर 3 शून्य, फिर 4 शून्य। यह तो अपरिमेय संख्या है भैया। अब अपरिमेय संख्या है तो फिर हम इसे, अपरिमेय संख्या है तो इसके बारे में बोला गया है यदि यह परिमेय संख्या है तो, अब चूंकि हमें पता है कि दशमलव प्रसार कैसा है, उक्त संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत तो है ही, लेकिन आवर्ती भी नहीं हो रही है। तो क्या है? अशांत एवं अनावर्ती है। अनावर्ती है अर्थात यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में तो लिख ही नहीं सकते। इस सवाल को हम यहीं पर खत्म कर देंगे। यह अपरिमेय संख्या है तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे। इसका आप तीसरा लेंगे। तीसरा सवाल है इसी का। तीसरा सवाल में हमारे पास अंक है, ध्यान दीजिएगा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है, लेकिन इस पूरी संख्या पर लगा है बार। अब यह दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, जिसे हमने बार लगाकर रोका है। तो अशांत दशमलव प्रसार को जब बार लगाकर रोकते हैं तो इसे P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? तो देखिए, हमें सीधे सीधे यह लिख देना है इसके बराबर में पूरी संख्या पूरी की पूरी, बिना बार के, बिना दशमलव के पूरी संख्या को हम लिख देंगे। उसमें से बिना बार वाली संख्या को घटा देंगे। बिना बार वाली संख्या को घटा देंगे। इसके बाद हर में क्या करेंगे? हर में हमें यह करना है कि जितनी संख्या में बार लगा है, दशमलव के बाद की जितनी संख्या में बार लगा है उतने 9 लिखना है। दशमलव के बाद बार के बराबर 9। कितने 9 लिखना है? बार के बराबर 9 एवं शून्य कितने लिखना है? दशमलव के बाद बार के बराबर 9 बिना बार के बराबर, यदि दशमलव के बाद वाली संख्या में यदि बार नहीं है, बिना बार के बराबर 0 लिखना है। बार के बराबर 9 लिखना है
और बिना बार वाली संख्या यदि दशमलव के बाद है तो उतने हमें शून्य लिखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले पूरी संख्या को मैं उतारता हूं अंश में। 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसमें से मैं घटा देता हूं बिना बार वाली संख्या ओनली कितनी है 43। यहां भी यदि कोई संख्या होती, मैं अभी एक आध और उदाहरण बताता हूं उसमें पता हो जाएगा। तो 43 को हमने घटा दिया। अब हम देख रहे हैं कि बार वाली संख्या दशमलव के बाद सारी संख्याएं बार वाली ही हैं। कितनी है 9 है, तो कितने बार 9 आएगा 9 बार 9 आएगा। और यदि यहां पर कोई संख्या होती जो बिना बार वाली है, दशमलव के बाद होती और बिना बार वाली होती, तो उतने हम यहाँ पर शून्य लगा देते, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं है। हम सीधे सीधे 89 में से 43 घटा देंगे, तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये 9 में से 3 गए तो बचेगा 6, और ये 8 में से 4 गए तो बचेगा 4, और हर में आ गया 9 9 9 9 9 9 और 9 9 9। अब ये हम 9 के जब गुणनखंड करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि हर, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हर में लिख देते हैं कि यह संख्या का दशमलव निरूपण अशांत एवं अशांत आवर्ती है। इसके हर का रूप 2 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं के रूप का भी, अन्य संख्याओं 2 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं के रूप का भी होता है। अर्थात 2 और 5 के अलावा भी दूसरी संख्याएं रह सकती हैं। अनिवार्य नहीं है कि 2 और 5 रहे, 2 और 5 रहे अनिवार्य नहीं है। 2 5 रह भी सकता है, नहीं भी रहेगा, उसके अलावा अन्य अंक रहना ही है, रहेंगे ही अन्य अंक। जैसे कि यदि हर में हो जाए 2 गुणा 5 गुणा 7 हो जाए, या केवल हर में हो जाए 3 गुणा 3 गुणा 7 हो जाए, तो हम देखकर पहचान जाएंगे कि भाई साहब ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इस तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि बार वाली संख्या को यदि बटे में लिखना यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम और उदाहरण ले सकते हैं कि 2.043 बार यदि इस तरह की संख्या है और इसे हमें यदि बटे के रूप में लिखना है, p बटे q के रूप में लिखना है, तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरी संख्या लिख दिया। 243 पूरी संख्या है, इसमें से बिना बार वाली संख्या को घटा दिया। बिना बार वाली संख्या कितनी है 24 है। अब इसमें से दशमलव के बाद की संख्याओं को देखते हैं, कितनी है 2 है, जिसमें से एक बार वाली संख्या है तो एक 9 लगाया, एक बिना बार वाली संख्या है तो एक 0 लगाया। बहुत आसान है, पूरी संख्या को लिख दिया, फिर बिना बार वाली संख्या को उसमें से घटा दिया। हर में केवल दशमलव के बाद वाली संख्याएं देखी जाती हैं। दशमलव के बाद वाली संख्या एक बार वाली है इतने 9 लिख दिया, एक बिना बार वाली है उतने 0 लिख दिया। अब ये 3 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 13 हो गया, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर है हमारा 219/90। इस तरह से इस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।